चलिए पहले जनरल व्यू देख लेते हैं। थैरिसिस बाय मैथ्यू आर्नल्ड। थैरिसिस इज एन एलिजिएक पॉइंट। क्या है? एक एलिजी। जनरली ये पूछा जाता है और ट्रेंड ग्रेजुएट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैरिसिस इज ए एलिजिएक पॉइंट। और शायद अभी आप देख रहे होंगे अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको थैरिसिस ऑप्शंस में मिलेगा। मेजर क्वेश्चन भले न बने यहाँ से, लेकिन ऑप्शंस में थैरिसिस मिल जाएगा क्योंकि पास्टोरल एलिजी है। बाय मैथ्यू आर्नल्ड, पब्लिश्ड इन द मैकमिलियंस मैगजीन्स। ये मैगजीन का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन 1866, लेटर इन न्यू पोएम्स 1867। It is widely regarded as one of the Arnold's finest work। बढ़िया वर्क माना जाता है। अगर किसी वर्क किसी एग्जाम में ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं भी हो तो भी ये वर्क जो है वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। द पोएम कमेमोरेट्स Arnold's फ्रेंड्स। जी कोई कुछ कह रहा? काइंडली म्यूट योर माइक। द पोएम कमेमोरेट्स Arnold's फ्रेंड्स, आर्थर हुकला। पूछ जाता है किस पे लिखा गया है। जैसे एडोनिस जो है कीट्स पे लिखा गया, ऐसे ही ये पूछ लिया जाता है कि किस पे लिखा गया है। ऐसे शैली का एडोनिस और आर्नल्ड का थैरिसिस और मिल्टन का लेसिटस। तो ये तीन वर्क जो है एक जगह मिल जाते हैं आपको ऑप्शंस में देखने को। कौन है भाई? माइक क्यों ऑन है आप लोगों का? लाइव क्लास में आप जुड़े हैं, घर की बातें सुना रहे हैं। बंधु माइक ऑफ करिए अगर सुन रहे हो। लाइव क्लास के ये थोड़ा डिमेरिट्स भी होते हैं। कहीं ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ हो गया। माइक ऑन है, घर की किच पिच, किचन की आवाज, लड़ाई झगड़ा, धान कटाई सब यहाँ तक आने लगती है। टेम्परामेंट डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ। आर्थर हुक पे लिखी गई है। हु डाइड एट द एज ऑफ 42। 42 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुए थे? फ्लोरेंस, नवंबर 13, 1861। ये स्थान भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप टेनिसन को पढ़ते हैं तो उनके जो आर्थर हालम थे वहां से क्वेश्चन बन जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और उनकी एज किस एज में मरे थे, उन पे कौन सा वर्क उन्होंने, हालांकि वो पास्टोरल नहीं है लेकिन एलिजी है, वहां पर लिखा उन्होंने टेनिसन ने। तो ये 42 साल की एज में फ्लोरेंस में 13 नवंबर 1861 को इनकी मृत्यु हुई थी। Like Conrads was an influential poet, and this elegy honored the friendship and shared intellectual pursuing during their times at Oxford. It is a companion poem of the Scholar Gypsy। ये important हो सकता है कि ये जो है स्कॉलर जिप्सी जो वर्क इनका था उसका एक कंपोनियन पोएम माना जाता है। और कंपेनियन पोएम से जो है क्वेश्चन कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं। और ये है कहाँ पे? ये फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप हुई कहाँ पे थी? ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड में जब पढ़ रहे थे वहाँ की ये फ्रेंडशिप है। और जो स्कॉलर जिप्सी है वो भी ऑक्सफोर्ड इन्वायरमेंट वहाँ पर डील किया गया है। स्ट्रक्चर की बात करें, द पोएम फॉलोज द इंडिकेट 10 लाइन स्टेंजा। Structure often called Spencerian for its complicity with the rhyme scheme of the AB, AB, CD, CD, EE। ये इसकी rhyme scheme है। This 24 stanza from the mirror of the pastoral elegiac tradition। pastoral elegy है, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। Paying the homage of the classical poets like the Theocrates and Virgils whilst incorporating under the unique contemplative। ये जो पोएम लिखी गई तो थियोक्राइट्स, आगे कौन कौन सा वर्क है इनका अभी पढ़ेंगे आगे हम। थियोक्राइट्स और वर्जिल के एक प्रकार से मॉडल कह सकते हैं, उनसे जो इंस्पायर्ड हो करके वर्क जो है इनका लिखा गया था। अगर टाइटल और इसकी सोर्स की अगर हम बात करें, द टाइटल थैलेसिस रिफर द पास्टोरल ट्रेडिशंस एंड derives from the Theocritus, a classical Greek poet known for the pastoral poems। Theocritical के ग्रीक जो poems थी वहां से इन्होंने करेक्टर लिया है। हालांकि थैरिसिस आल्सो करेक्टर इन वर्जिल्स 7th इक्लोग्स। वर्जिल्स का जो वर्क था 7th इक्लोग, वहां पर भी जो है थैरिसिस करेक्टर है। तो माना जाता है कि जो वर्क है वर्जिल्स के 7th इक्लोग पर बेस्ड है, वहां से इंस्पायर्ड है। A shepherd who lost a singing match of the Corydons।
Android's portrayal is nuanced, noting that the cloud was the conquered by time rather than by a rival. This genre evolved from the classical poet like Theocritus का जो वर्क था उनका नाम था आइडियल्स और एक वर्क है मॉशस का जिसका नाम है लेमेंट फॉर बियॉन और वर्जिल्स का इकेलॉग। ये 3 वर्क ऐसे हैं जो यहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन या कुछ जो है सोर्सेस ले करके इसको लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है बड़ा आराम से। Renaissance poets such as Edmund Spenser, Robert Herrick and later figures like Wordsworth। इस चीज को जो है एडमंड स्पेंसर और रॉबर्ट हेरिक और वर्ड्सवर्थ ने भी चीजों को जो है इंक्लूड किया है। पोएटिक फॉर्म और स्टाइल की अगर बात करें तो अंडरस्टूड कॉम्प्लेक्स द 10 लाइन स्टेंजा स्ट्रक्चर द 24th स्टेंजा। ये एक फैक्ट है 10 लाइन स्टेंजा है और 24 स्टेंजा इसके हैं जो कि इसमें काफी जीनियस इन्होंने अपनी दिखाई है। दिस पास्टोरल एलिजी ऑनर द क्ला बाय द इन्वोकिंग ट्रेडिशनल पास्टोरल एलिमेंट्स। आगे देखते हैं पास्टोरल एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से। अंडर एम्प्लॉयड द रिच पास्टोरल इमेजरी रिवीज द ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड। ऑक्सफोर्ड के जो कंट्री साइड एरिया था उसको जो है यहाँ पर उन्होंने डिपिक्ट किया है जब वो स्टूडेंट टाइम में थे। स्टूडेंट के टाइम की चीजों को जो यहाँ पर काफी चीजों को दिखाया है और जब उनके फ्रेंड क्ला का लॉस हो जाता है तो उसकी मेमोरीज को यहाँ पर पासेस ऑफ टाइम को यहाँ पर चीजों को ज्यादा अच्छे से बताया है इन्होंने। The poem used the pastoral elements evoke the idyllic Oxford countryside. Class symbolized as the shepherd थारिसिस। कला जो है शेफर्ड थारिसिस के रूप में यहाँ पर दिखाए गए। अंडर यूज द इन रिच एवोकेटिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर सच एज द ऑक्सफोर्ड कंट्रीसाइड अपलैंड्स लॉन। ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं उनके पोइम में। फील्ड्स ऑफ यूथ इल्म्स ट्री बॉस दीज इमेजेस सर्व टू द memorialize both Kla and the peaceful yet पावरफुल लैंडस्केप दे वन एक्सप्लोर टुगेदर। जब वो साथ में रहा करते थे उस समय का जो वहाँ का पास्टोरल एरिया था वहाँ के जो लैंड्स थे वहाँ के जंगल थे वहाँ का पूरा जो लैंड एरिया था उस चीज को अच्छे से इन्होंने डिपिक्ट किया है। यहाँ पर क्ला की जो एब्सेंस रहती है वो उनके बीच में नहीं रहते हैं उसको इन्होंने द लॉस्ट लीडर से जो है वर्ड से नवाजा है। हालांकि लॉस्ट लीडर से जो है आपको एक फ्रेज याद आ रहा होगा जो ब्राउनिंग ने यूज किया था वर्ड्सवर्थ के लिए। ये वो लॉस्ट लीडर नहीं है। लॉस्ट लीडर यहाँ पर अंडल ने जो यूज किया है थैरिसिस में हुक्ला के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा कंफ्यूज कर सकता है। आर्निकल फॉर्म में कई चीजें यहाँ पर इन्होंने दिखाया है जैसे थैरिसिस फॉलो द क्लासिकल पास्टोरल स्टाइल। अंडल्स फ्रेंड्स क्ला वाज नोन फॉर द ब्रेकिंग सेन द कन्वेंशनल particular in his own pastoral work the booties of the two birds ना vulgar। ये फ्रेज इन्होंने दिया है दूसरी साइड लैटिन का लैंग्वेज का है तो वहां से चीजों को लेकर के मतलब ये बताया जा रहा है कि जो आर्नल्ड की थैरेसिस है इसमें आर्निकल ये है कि वहां पर चीजें क्लासिकल थी यहाँ पर थोड़ा जो है कन्वेंशनल चीजों को दिखा करके जो क्लास का जो अप्रोच है उसको काफी मॉडर्न बनाया है। इसीलिए इसको माना जाता है कि एक आयरनिक कंट्रास्ट इसमें देखने को मिल जाता है। Pastoral genre in English literature, pastoral work gained the popularity through the Edmund Spenser शेफर्डस कैलेंडर। एडमंड शेफर्डस का स्पेंसर का जो शेफर्डस कैलेंडर आया था ये वर्क ठीक ठाक वर्क है कहीं भी पूछा सकता है। शेफर्डस कैलेंडर किसके द्वारा लिखा गया कब आता 1579 में आता है। ओवर टाइम पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ ने भी इस जनरा को खूब यूज किया। बर्न्स और क्रैफ। आपसे एक क्वेश्चन बना सकता है कि कौन कौन से इनके मतलब सिमिलर वर्क है ना कि जो है कंटेम्प्रेरी सिमिलर या मैच करने वाले जो भी इनके अथर्स हैं कौन कौन से हैं तो उसमें ऑप्शन में वर्ड्सवर्थ बर्न्स क्रैब और अनरल्ड ये दे सकता है उसमें से कोई एक ऑड दे देगा और क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म किया जा सकता है। Although pastoral literature waned over times, elements like the pastoral elegy survived, often taking an ironic tone in modern works। तो ये तो रहा कुछ सिंपल फीचर्स जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। किसी भी एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं भाई वर्क किसका है
पहला क्वेश्चन बना, कब आया दूसरा क्वेश्चन बना, क्या कब कंपोज हुआ और पब्लिश डेट दोनों अलग-अलग है तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है। उसका जॉनरा क्या है, उसकी राइम स्कीम क्या है, अगर पोएट्री है तो उसका पोएटिक एनालिसिस में जो है कौन-सा मीटर यूज़ किया गया है और का क्या उसका जो है स्ट्रक्चर दिया गया है, ये चीज़ें बन सकती हैं। क्या उसकी थीम हो सकती है, क्या उसका सोर्स हो सकता है, क्या उसका कुछ मैचेस हैं, क्या उसके कुछ कंटेम्परेरी राइटर के मैचेस हैं, क्या कोई हिस्टोरिकल मैचेस उसके हो सकते हैं, क्या कोई मॉडर्न मैचेस उसके हो सकते हैं, या फिर उस वर्क को लेकर के एक अगर मेजर एनालिसिस हुआ है तो एक पब्लिक डोमेन में क्या उसकी कमी और क्या उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। पीजीटी में और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत ही कम है। अगर इतनी चीज़ें हम किसी वर्क पे तैयार कर लेते हैं, तो मान के चलो कि पीजीटी में लगभग 80 से 90% चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। जो 10-5% बनती हैं, तो उनमें से कई चीज़ें क्रॉस पूछ ली जाती हैं और जब क्रॉस पूछी जाती है, तो फिर हमारा पढ़ा-लिखाया काम नहीं काम आता है। हमारा विवेक और जब तक के पढ़ा है पूरा होल काम आता है कि भाई ये उसमें तो होगा नहीं, ये इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें। कभी-कभी थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन भी अच्छा काम वहाँ पर कर जाती है। इस प्रकार से हम इस तरह से पढ़ते हुए अपना 90 से 95% का लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इतना कंप्लीट कर लिया तो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है, बाकी स्पेशलिस्ट बनने के लिए कभी भी कर सकते हैं। आगे हम बात देख लेते हैं, कुछ इसके पैसेज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि स्टैन्ज़ा 8 में जो है एंड द आई ट्रैवल्स डाउन टू ऑक्सफोर्ड टॉवर्स, ये लाइन जो है दी हुई है स्टैन्ज़ा लाइन, ये इम्पोर्टेंट स्टैन्ज़ा है इसलिए स्टैन्ज़ा 8 हमने देखा है। स्टैन्ज़ा 20 फॉर टाइम नॉट carried on hath conquered thee, ये भी लाइन है स्टैन्ज़ा 20 की। फाइनल स्टैन्ज़ा में जो है किसको कंक्लूड करते हैं, अपनी पूरी मेमोरीज को, अपने पास्ट को जो है चीज़ों को यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म में भी देख लेते हैं कि क्योंकि वर्क इम्पोर्टेंट है, एफ आर लेविस और हैरोल्ड ब्लूम, इनका 2 का कमेंट हमने यहाँ पर लिया है। इन्होंने क्या एनालिसिस किया है। एफ.आर. लेविस viewed the threads as a powerful example of Handel's skill, marginal pastoral emotion और poetic form. ये इनका एनालिसिस है किसका, एफ.आर. लेविस का। हैरोल्ड ब्लूम interpret threads as the unrolled attempt to reconcile his intellectual skepticism with his desire for transcendence. तो ये जो है हैरोल्ड ब्लूम ने इसको जो है कमेंट दिया, अपना एनालिसिस किया और इधर जो है हमने एफ.आर. लेविस का दे दिया। तो 1-2 कमेंट जो है हमने दे दी ताकि जो है ये चीज़ें क्रिटिकल, ये काफ़ी फेमस क्रिटिक्स हैं, तो यहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। एक्सरसाइज कर लेते हैं जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है अब तक के। इन व्हाट टाइम वाज थेरेसिस बाय मैथ्यू अर्नल्ड फर्स्ट पब्लिश्ड इन मैकमिलन्स मैगज़ीन? कब आई थी? अभी पढ़ा आप लोगों ने? 1866। 1866, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो आंसर दिख ही जा रहा है। सारा द आंसर पोएम से पहले थेरेसिस दिख वाज, जाता है। हाँ, द थेरेसिस वाज रिटन एज द एलिजी टू कमेमोरेट व्हिच अनरोल्ड फ्रेंड, आर्थर हू क्लार्क है। ठीक है, अब नहीं दिखने देंगे। अब बताइए, द राइम स्कीम ऑफ थेरेसिस फॉलोज 10 लाइन स्टेंजा पैटर्न नोन एज स्पेंसेरियन। बहुत सही, तभी तो मजा आता है, आंसर दिखता नहीं मजा आता। आप बताओ, which of the following classical poet is referred through the title Thyrsis? Virgil, Virgil, वर्जिल और थियोक्राटिस दोनों हैं इसमें, जी समझ सर। रहे हैं, ये दोनों हो जाएंगे इसमें, तो हालांकि एक ही दिया है। Thyrsis Arnold used pastoral imagery to describe which landscape? कहाँ का है? ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड कंट्री कंट्री साइड, साइड। बहुत सही, सी ऑप्शन। The poem includes the pastoral character Thyrsis, who in Virgil's Eclogue lost in singing match to which other characters? Corydon. 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 Which thematic element is central to Thyrsis and emphasize Andrew's meditations on friendship and the passage of time?
Endurance of youthful ideas. Endurance of youthful ideas. बहुत सही. What type of poem Thyrsis classified as? It's the Pastoral pastoral elegy. elegy. Pastoral elegy, D option. In which stanza does annual conflict class memories? Stanza Saying 8. for time not Carden hath conquered. 20. अभी 20 और 8 दो स्टेंजा हमने ऊपर दिए हैं, उसी का है. What influence did the pastoral genre have on later poets according to the analysis? It It introduced introduced themes rural hardships, nostalgia. नोस्टैल्जिया पास्ट हो गए. तो इस तरह से हम लोगों ने थायरेसिस को कंप्लीट किया. अब जो नेक्स्ट वर्क हमारा बचता है पीजीटी का, वो बच रहा है हमारा कल्चर एंड एनार्की. कल्चर एंड एनार्की के बाद जो है हम लोग इनके सारे के सारे जो वर्क हैं, कल्चर एनार्की में कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने फ्रेज भी दिए हैं. 10 मिनट लगेगा, इसको भी फिनिश कर लेते हैं ताकि कल जो है हम लोग इनके जो जनरल व्यूज के राइटर हैं, वर्क्स हैं, उसको देख लें. कल्चर एंड एनार्की, क्योंकि ये कई दिन से चल रहा है, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं इस पे. कल्चर एंड एनार्की एंड एसे. पहली चीज ये क्वेश्चन बन जाता है कि है क्या, जनरा क्या है. एक एसे है. और कल्चर एंड एनार्की भी जो है किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है, जहां पर अंडर प्रेस्क्राइब्ड हो या ना हो. इन्हें पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म, इस पे विचार इन्होंने अपने दिए हुए हैं. इज ए सिग्निफिकेंट सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसे. क्या हुआ भाई, कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो कह दो. ट्रक की आवाज यहां तक आ रही, माइक बंद कर लो. एक पीरियोडिकल एसे है, दो चीजें मिल गई यहां तक. एक तो ये एसे है जनरा, दूसरा है पीरियोडिकल्स है बाय मैथ्यू अर्नल्ड, पब्लिश इन फर्स्ट कॉर्नहिल मैगजीन. किस मैगजीन में आता है? कॉर्नहिल में आता है. 1867 to 68 and collected as a book 1869. The preface was added in 1875. ये सारे के सारे ईयर इंपॉर्टेंट है. कब स्टार्ट किया गया, कब कॉर्नहिल मैगजीन में आया? 67 to 68. और ये पीरियडिकल आता है, बुक फॉर्म में जो है 69 में आता है, और इसमें प्रीफेस जो है 75 में ऐड किया जाता है. हालांकि प्रीफेस का कई जगह हो सकता है किसी बुक में आपको 1869 भी मिल जाए, बट हमें जो मोस्टली जगहों पर जो मिला वो यही मिला 1875 ही. वेयर अंडर क्लैरिफाइड हिज व्यूज ऑन कल्चर एज ए सेंट्रल सिविलाइज्ड फोर्स इन सोसाइटी. एक्चुअली इस वर्क में करते क्या है, जो मैथ्यू अर्नल्ड हैं वो सोसाइटी में जो है इक्वलिटी या फिर वो सभी को एक सर्वांगीण विकास वो चाहते हैं. उस समय सोसाइटी में जो एक क्या बोलते हैं उसको, अरिस्टोक्रेसी थी, वो ज्यादा थी, और वर्किंग क्लास जो मिडिल क्लास था उस पर ज्यादा कोई केयर नहीं करता था. तो विक्टोरियन एज की चीजों को जो है यहाँ पर वो डिपिक्ट कर रहे हैं और अपने व्यूज भी दे रहे हैं कि आखिर समाज का विकास कैसे हो सकता है. तो वहां पर चीजें इन्होंने कई अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं जो आज भी प्रासंगिक है, और हमारे इंडिया में भी वो चीजें प्रासंगिक हैं. Arnold's concept of culture emphasize the study of perfection. मतलब जो है लगभग लोगों को चीजों को पता होना चाहिए. कल्चर इज नॉट ओनली पर्सनल enrichment but also a transformative social force the aimed at the creating sweetness and light. ये फ्रेज याद रखिएगा, स्वीटनेस एंड लाइट. ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे. इसके माध्यम से कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, वो सब तक के पहुंचना चाहिए. एजुकेशन सब तक पहुंचनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप तक ही नहीं रहनी चाहिए. जैसे कि मैकाले का एक छिन्नास का सिद्धांत आया था कि ऊपर से लेकर के नीचे तक के एजुकेशन पहुंचनी चाहिए. वैसा नहीं, लेकिन वैसा ये भी चाहते हैं कि ऊपर के लोगों को जब शिक्षा मिल गई है, जब ऊपर के लोग प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे हैं, तो फिर जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उन तक के भी वो चीजें पहुंचनी चाहिए. Arnold argue that culture aim to break डाउन सोशल क्लासेस. वो कहते हैं कि जो कल्चर है, ये संस्कृति लोगों ने, अरिस्टोक्रेट लोगों ने बनाई है, वो लोगों में ब्रेक पैदा कर रही है, डिवाइड कर रही है. द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट्स एंड नोन. सबसे बढ़िया वही है जो विचारा जाए, सोचा जाए, क्या लोगों तक के वो चीजें पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए.
ये लाइन भी दिमाग में बना लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बना है। एक्सेसिबल टू ऑल, ये सारी चीजें पहुंच के, जैसे अभी आपको देख रहे होंगे न्यूज में 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। आज सरकार का क्लेरिफिकेशन आ गया कि भाई स्कूल में कोई बंद नहीं करने जा रहा है, ये सूचनाएं भ्रामक है। अब जो है मामला विपक्ष आवाज उठाने लगा कि भाई 27,000 स्कूल बंद कर दो कि गरीब बच्चों कहाँ कहाँ पढ़ने जाएंगे। लेकिन सरकार की जो भी मंशा रही हो या न रही हो, लेकिन आज सरकार ने क्लियर किया कि भाई सबको पढ़ने का अधिकार है, स्कूल कोई बंद नहीं किए जाएंगे। तो वही चीज है कि वो सारी चीजें सब तक के पहुंचनी चाहिए, ये एनरल्ड का अपना मानना था। द बेस्ट दैट हैज बीन द बॉट एंड सेट, ये फ्रेजेस, जो भी फ्रेजेस हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये एज इट इज उठा के रख दिया है और ये इंपॉर्टेंट है। सर बाय द गाइड ऑफ द पर्सनल एंड सोसाइटिकल डेवलपमेंट, एक प्रकार से समाज का एक आईना है इनका ये वर्क। Handel suggests the culture should act as a remedy to social problems, guiding pupils away from the blending follow tradition. वो जो अंधभक्ति होती है, जो अंधभक्ति तौर पर चीजें फॉलो कर रहे हैं, हमारे इंडिया में भी चीजें हो रही हैं, उनसे कह रहे थोड़ा बचो और अपनी जो है जो क्या बोलते हैं उसको, जो नई चीजें हैं या फिर जो दिमाग से के विवेक का इस्तेमाल करते हुए चीजों को आगे बढ़ो, सिर्फ ट्रेडिशनल पे ही ज्यादा फोकस ना करो। इन द प्रीफेस, अनरल्ड प्रीफेस कब आता है? 1875 में आता है। अनरल्ड फेमसली डिस्क्राइब द कल्चर एज द बेस्ट व्हिच हैज बीन थ्रू थॉट एंड सेड। बढ़िया वही चीजें जो विचारा जाए और कहा जाए, जिस पे सोचा जा सके, जिसे कहा जा सके, लोगों तक की चीजें पहुंचाई जा सके। ये प्रीफेस जब दिया था उन्होंने 1875 में, वहां पर इससे जो है शुरुआत उन्होंने करी थी। यहाँ से कुछ जो अनरल्ड है, उन्होंने सोसाइटी को जो है कई भागों में बांटा। तो 3 भागों में मेजर जो है उन्होंने डिवाइड किया सोसाइटी के जो लोग हैं। पहला जो टर्म दिया उन्होंने बारबेरियन। हमारी स्क्रीन क्लियर है? आवाज आ रही है अच्छे से? जी Yes. जी सर। ये टर्म जो है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दोनों वर्ग इसलिए इंपॉर्टेंट है, बारबेरियन फलस्तीन। ये टर्म जो है किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी सर अभी जो आपने बताया था स्वीटनेस एंड लाइट, जो आपने फेस बताई थी, उसको जोनाथन स्विफ्ट ने कॉइन किया था। अभी अभी बढ़ा रहे हैं, अभी बता रहे हैं हम, आ रहे हैं, ठीक है, अभी उस पे आ रहे हैं। Anders categorized English society into 3 classes. Barbarian पहला दिया है, represent the aristocracy characterized by the lofty spirit, sharing development and the formal manners of the, मतलब ये कह सकते हैं जो बारबेरियन थे वो उस समय के सबसे कुलीन तंत्र के लोगों के लिए उन्होंने इस वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड यूज किया फलस्तीन। फलस्तीन मिडिल क्लास के लिए यूज किया है, मार्क्ड बाय द एनर्जी एंड मोरलिटी बट लैकिंग स्वीटनेस एंड लाइट। लेकिन उसके अंदर ज्ञान और विवेक उतना नहीं होता जितना कि बारबेरियन के अंतर्गत अंदर होता है, अरिस्टोक्रेट के पास होता है। लेकिन ये सब काम बहुत बढ़िया करते हैं और ये रीढ़ है, सोसाइटी की एक रीढ़ है, बोन है। Sweetness and light phrase taken from Swift's The Battle of the Books। जो जोनाथन स्विफ्ट हैं उनका एक वर्क आया था द बैटल ऑफ बुक्स, वहां से जो है ये इन्होंने ये फ्रेज को अडॉप्ट किया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रेज ही इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रेज कहाँ से लिया गया था? जोनाथन स्विफ्ट से, और या फिर जोनाथन स्विफ्ट के किस वर्क से लिया गया था? तो द बैटल ऑफ द बुक से लिया गया था। Anders saw the Palestine as the most influential social group and thus essential to the nation's character and cultures. He advocates for their education and humanization as a crucial for the nation's कल्चर डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है हमारे राष्ट्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सभी तक के पहुंचनी चाहिए। थर्ड जो टर्म इन्होंने दिया द पापुलेक, सीन एज ए रॉ अनरिफाइंड नीडेड गाइडेंस एंड इनलाइटमेंट थ्रू द कल्चर एजुकेशन। वो कहते हैं जो कल्चर एजुकेशन है ये इस वर्ग को सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए। ये तीसरे पायदान पे, जो अपने यहाँ जो पुरानी सोसाइटी थी उसमें जो चौथे पायदान पे लोग थे जिनको जो है न शिक्षा मिलती थी न ज्यादा वो सोफिस्टिकेटेड लाइफ उनकी थी, उस तरह के लोग वहां पर भी थे। तो उनके लिए जहां पर उन्होंने टर्म दिया है द पापुलेक। द स्टेट ऑफ बेस्ट सेल्फ ऑफ सोसाइटी Arnold emphasized the true culture development does not resist any one class but within the state with which he see as the collective
पॉजिटिविटी ऑफ द नेशंस हाईलाइट आइडियाज ऑफ वैल्यू। वो कहते हैं पर्टिकुलर किसी वर्ग को लेकर के हमारा इंटेंशन नहीं है, गुड या बैड नहीं है, हमारा यह है कि जब होल सिटीजन्स सिविलाइज्ड होंगे, जब होल सिटीजन्स कल्चरली एजुकेटेड जो है डेवलप करेंगे, तभी हमारा नेशन जो है आगे बढ़ेगा। ये थ्योरी है इन्होंने दिया अपने इस वर्क में। कल्चर एंड एनार्की इज नोटेड फॉर अंडर्स विटी poised and style and subtle humor of the both critical analytical of Victorian society and satirical masterpiece। उस समय जो विक्टोरियन एज में विक्टोरियन सोसाइटी थी, उसमें जो उस समय के डिस्क्रिमिनेटिव मैनेजमेंट था, जो सिस्टम था, उसको यहाँ पर इन्होंने डिपिक्ट किया है। अंडर टर्म्स कॉन्सेप्ट लाइक कल्चर, स्वीटनेस एंड लाइट, फैलेस्टाइन एंड हेब्राइज्म। हेब्राइज्म मॉरल एजुकेशन के लिए इन्होंने यूज किया है। ये सारे के सारे टर्म इंपॉर्टेंट हैं। became essentials to Victorian culture discourse and continue to the influential discussion of the societal culture and criticism। यहाँ पे भी सीक्वल है। अंडर फॉलो द कल्चर एनार्की विद द फ्रेंडशिप गार्लैंड। फ्रेंडशिप गार्लैंड को फॉलो करते हैं। आपसे पूछा सकता है सीक्वल पिक्वल, तो ये फिर ध्यान रखिएगा, ये जो है सीक्वल है, किसका है? फ्रेंडशिप गार्लैंड का, जो कि 1871 में वर्क आता है। द सिमिलर स्टाइल वर्क एंड कंट्रीब्यूटेड। इसको जो सोशल के प्रति इनका नजरिया था, जो इन्हें के विचार थे, वो इस फ्रेंडशिप गार्लैंड में भी आगे कंटिन्यू करते हैं, इसलिए इस वर्क को सीक्वल माना जाता है। प्रभाव यह रहा कि इनके वर्क से जो है काफी विक्टोरियन एज में जो है काफी सुधार आए और लोग इस वर्क से प्रभावित हुए और कई चेंजेस भी एजुकेशन और सोशली वहां पर देखने को मिले। टी.एस. एलियट का जो है कमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टी.एस. एलियट जो है इसको लेकर के अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन कहते हैं क्रिटिसाइज, बट क्रिटिसाइज हिज लैक ऑफ रिलीजियस कन्विक्शंस। ये कहते हैं तुमने बात तो अच्छी कही है भाई, लेकिन तुमने थोड़ा रिलीजियस थॉट्स को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। वो भी आप फोकस कर लेते एंड फोकस ऑन द कल्चर रेदर देन रिलीजियस। उन्होंने धर्म की चीजों को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, सिर्फ उन्होंने कल्चर को और मॉडर्निटी को ही आगे लेकर के आए। इस चीज का उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बाकी चीजों को इन्होंने प्रेज किया है टी.एस. एलियट ने। एफ.आर. लेविस की अगर बात करें तो उनके समर्थक रहे, उन्होंने इस वर्क को जो है एडमायर किया है और इसका जो है एक माना है कि जो वर्क है कल्चर एंड एनार्की एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है, एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है विक्टोरियन एज के लिए, इसलिए ये बढ़िया टेक्स्ट है, एफ.आर. लेविस का कहना है। हैरोल्ड ब्लूम भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। उन्होंने कल्चर एंड एनार्की को जो है बहुत अच्छा वर्क बताया, एडमायर भी किया है और कुछ अपना एनालिसिस यहाँ पर भी उन्होंने दिया हुआ है। थोड़ी सी एक्सरसाइज है 4-6 सवालों की, उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। इन विच मैगजीन वर आंडर्स एसे फॉर कल्चर एंड एनार्की फर्स्ट पब्लिश्ड? किसमें आता है? कॉर्नहिल मैगजीन। कॉर्नहिल मैगजीन में आता है, बहुत सही। 67 से 68 के बीच में और 69 में बुक के रूप में आता है। What year was Culture and Anarchy first published in the book form? 1869। 1869 में आता है, बहुत सही बात है। What concept does Arnold emphasize as the study of perfection? Culture। Culture, बहुत सही। कल्चर। Which phrase is taken from Swift, The Battle of the Book? Sweetness and light। Sweetness and light, बहुत सही। Arnold's statement, the best that has been thought and said, represent that knowledge of intellectual heritage. Which social class does Arnold label as the barbarians? Aristocracy। Aristocracy. What quality does Arnold find lacking in the middle class or Palestine? Sweetness and light। Sweetness and light, बहुत सही। According to Arnold, who does the populace represent? Working class। Working class, बहुत सही।
Arnold's idea state represent what society? B option. Less for The repository nation highest ideal. What later work continue Arnold critique as a society was written in the similar style, culture or anarchy? फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप गार्डलैंड। फ्रेंडशिप गार्डलैंड। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है 2 वर्क पीजीटी के पढ़े, एक तो कल्चर एंड एनार्की और दूसरा थेरेसिस। ये दोनों वर्क इनके इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि जितना हम लोगों ने आज दोनों वर्क पे काम किया है, उतना अगर हम लोगों का कंप्लीट हो जाए, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कोई, तो लगभग 95% आप करने की कैपेसिटी में हो जाओगे। 4-5% जो है आपका विवेक भी वहां पर काम आएगा, क्योंकि कई चीजें जो है क्रॉसिंग से इधर से उधर जब पूछी जाती हैं, तो फिर ओरिजिनल जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं टेक्स्ट से, तो डिट्टो नहीं बनती हैं, वो फिर जो है हमारा विवेक ही वहां पर काम आता है।